नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार में एवं पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए जाने का शिक्षा विभाग एवं सरकार के द्वारा सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को बाध्य और अनिवार्य किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा जो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिन कठिनाइयों और समस्याओं को दिखाया जा रहा है, जब तक उन्हें दूर और दुरुस्त नहीं किया जाता है तब तक ऑनलाइन अटेंडेंस बनवाने की बाध्यता और अनिवार्यता एक जबरन प्रयास की भांति होगा और यह शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए अनैतिक एवं अमानवीय ही रहेगा। क्योंकि बरसात का समय है, आपके दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जो पानी के अंदर डूबे हुए हैं, जहां तक जाने के लिए पक्के सड़क नहीं है, जहां तक जाने वाले रास्ते में नाले, नहर, नदी पर पुल पुलिया नहीं है। पूरा उत्तरी बिहार एवं यूपी के कुछ भाग बाढ़ से इस प्रकार ग्रसित हैं कि वहां उस क्षेत्र के सभी सरकारी विद्यालय में छाती भर पानी लगा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कैसे शिक्षक शिक्षिकाएं उन सारे तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं, फोटोज के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से सरकारी विद्यालयों के हालात हमारे आपके साथ साझा कर रहे हैं कि कैसे वे अपने विद्यालय तक पहुंच रहे हैं, किन कठिनाइयों और परेशानियों का वो विद्यालय तक जाने में मशक्कत कर रहे हैं, झेल रहे हैं। कैसे कीचड़ भरा रास्ता है, यदि कोई शिक्षिका स्कूटी से जा रही है, कोई शिक्षक मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो बीच रास्ते में उनका स्कूटी और मोटरसाइकिल इस कदर फंस जा रहा है कि वहां से न वह स्कूटी और मोटरसाइकिल आगे हिल रहा है, न पीछे जा रहा है, और न ही उसे हम निकाल करके माथे पर उठा करके और बाहर कर सकते हैं। विद्यालय जाते वक्त बीच में रास्ते में जो नहर या नाले या नदी पड़ रहे हैं, पुल पुलिया नहीं है, पूरा पानी भरा हुआ है। नदी में पानी का धारा प्रबल हो चुका है, प्रचंड हो चुका है, तेज हो चुका है। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एक दूसरे से हाथ जोड़ करके पार हो रहे हैं। कोई छूटा मतलब जिंदगी का उम्मीद उसका टूटा। शिक्षक जो हैं, जो पुरुष वर्ग के शिक्षक हैं, वे कोई चड्डी पर पार हो रहे हैं, कोई गमछे में पार हो रहे हैं, कोई हाफ पैंट में पार हो रहे हैं, पूरा शर्ट पैंट खोल करके चड्डी बनियान पर पार हो जा रहे हैं। लेकिन इस हालात में जो शिक्षक पार, उन्हीं के साथ शिक्षिका भी क्रॉस कर रही है। ऐसे पूरे हालात हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं इस प्रकार से मजबूर हैं विद्यालय जाने के लिए। अब पुरुष वर्ग तो इस प्रकार से अर्धनग्न होकर के नदी नहर नाले को पार कर लेंगे, लेकिन स्त्री नहीं कर सकती है ऐसा। हमारी बहनें, हमारी माताएं ऐसा नहीं कर सकती हैं। उनको कितना परेशानी हो रहा है। आप देख रहे हैं कैसे बांस का बना पगडंडी से जो है शिक्षिका किसी तरह से पकड़ करके डरे, सहमे, भयभीत हो, पूरे खौफ में जो है पार कर रही है। कैसे शिक्षक और शिक्षिका खुद ही नाव खेते हुए और वे जा रहे हैं। प्रधानाध्यापक नाव खे रहे हैं, अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं उस पर बैठे हुए हैं। इसमें कोई प्रशिक्षु नाव चालक नहीं है और नाव वाहक बने हुए हैं। यदि कोई घटना घट जाता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसको होगी, जवाबदेही किसको होगी? फिर तो वो हंगामा होगा कि गलत किया, जब नाव चलाना जानते ही नहीं थे, फिर नाव क्यों लेकर के गए बीच पानी में? अरे थोड़ा लाभ हो जाएगा ऐसे लोगों को। तुम उचित व्यवस्था नहीं दे रहे हो, उचित प्रबंधन नहीं कर रहे हो। न तो आज सदियों से, वर्षों से नहीं, दशकों से नहीं, सदियों से बिहार और यूपी बाढ़ से ग्रसित होते रहे हैं। जो क्षेत्र में आज बाढ़ है वो क्षेत्र में सदियों पहले भी बाढ़ आते थे। लेकिन आजाद भारत को 75 साल हो चुके हैं, हम आजादी के अमृतकाल मना रहे हैं, लेकिन स्थिति ज्यों का त्यों, और बल्कि 1947 की अपेक्षा और 2024 में बदतर होते जा रहा है। आप विद्यालय उन जगहों पर क्यों निर्माण करवाते हैं जहां थोड़ा सा भी वर्षा होने के बाद आप चारों तरफ पानी भर जाते हैं, जहां तक रास्ते आप नहीं बनवा पा रहे हैं कि बरसात के दिनों में जो है वहां तक शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं आराम से जा सके? वैसे जगहों पर आप विद्यालय क्यों निर्माण करवा रहे हैं? पैदल भी नहीं जा सकते हैं, स्कूटी से भी नहीं जा सकते हैं, बाइक से भी नहीं जा सकते हैं, पक्की सड़क है नहीं कि कोई ऑटो टैक्सी ले सकते हैं। 3-3 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर उसी प्रकार के रास्ते में जद्दोजहद करते हुए पैदल किसी प्रकार से जाना है। ऐसे हालात हैं। अब कुछ लोगों का दलील है कि जब इतना परेशानी हो रहा है तो विद्यालयों के इर्द गिर्द ही जो है अपना कमरा ले ले शिक्षक शिक्षिकाएं। वे कामचोर हैं, वे काम करना नहीं चाहते हैं, बैठे बैठे वेतन लेना चाहते हैं, इस प्रकार से कह रहे हैं लोग। तो जब विद्यालय ही पूरे पानी के भीतर है
जब आसपास कीचड़ है घुटने भर, जब छाती भर पानी भरा हुआ है विद्यालय कैंपस में ही, और ऐसे 2-4 विद्यालय नहीं है, सैकड़ों विद्यालय हैं बिहार में भी, यूपी में भी। अब इर्द गिर्द कमरे लेकर के ही क्या कर पाएंगे जब विद्यालय में ही पानी भरा हुआ है। विद्यालय में प्रवेश करने के लिए नौका का प्रयोग करना पड़ रहा है, किसी तरह से विद्यालय तक पहुंचे, और विद्यालय पहुंचकर भी क्या करेंगे वो। इस प्रकार की तस्वीरें आ रही हैं सामने। कुछ लोग जो हैं शिक्षक शिक्षिकाओं के जो नौकरी है, जो पेशा है शिक्षकों का, उसकी तुलना वो दरोगा से कर रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल से कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस से कर रहे हैं, रेलवे कर्मियों से कर रहे हैं, एसएससी के थ्रू बहाल कर्मचारियों और कर्मियों से कर रहे हैं, ब्लॉक में, कलेक्ट्रेट में, कचहरी में, एसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस, डीओ ऑफिस, बीओ ऑफिस, डीपीओ ऑफिस, अन्य विभाग के अधिकारियों के कार्यालय में, अन्य मंत्रियों के कार्यालय में, अन्य जगहों पर कार्यरत कर्मियों से कर रहे हैं, फौजी भाइयों से कर रहे हैं। क्या यह तुलना उचित है? बिल्कुल भी उचित नहीं है। कौन सा थाना जो है वो पानी के भीतर डूबा हुआ है? कौन से ट्रैफिक पुलिस जो है या पुलिस कांस्टेबल जो है वो छाती भर पानी में डूब करके कार्य कर रहे हैं, कीचड़ में खड़े होकर के कार्य कर रहे हैं? कौन है ऐसा? फौजी भाई यदि अधिक ठंड में, बरसात में, गर्मियों में, बर्फीली जगहों पर, कंटीले जगहों पर, पहाड़ियों में, जंगलों में कार्य करते हैं, तो उस हेतु वे शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होते हैं। उनको उस प्रतिकूल परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में कार्य करने का उचित ट्रेनिंग उनको दिया जाता है। शिक्षक शिक्षिकाओं को कौन सा ट्रेनिंग है कि जब बाढ़ आ जाए तो आप जो है नौका चालन इस प्रकार से करेंगे? आप कीचड़ों में कैसे पार होंगे? आप छाती भर पानी को कैसे पार कर पाएंगे? विद्यालयों में जब पानी भरा हुआ होगा वहां पे आप छात्र छात्राओं को कहां बैठाएंगे, खुद कहां बैठेंगे और कैसे पढ़ाएंगे? कौन सा ट्रेनिंग इन लोगों का होता है? इन विषम परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने के लिए क्या शिक्षक शिक्षिकाओं को सरकार और विभाग के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है क्या? कि भीषण गर्मी हो, जब उष्ण लहरें चल रहा हो, उसमें आपको कैसे झेलना है, कैसे छात्र छात्राओं को पढ़ाना है? अधिक ठंड है तो उसमें आपको कैसे ठंड को बर्दाश्त करना है, कैसे पढ़ाना है? जब मूसलाधार वर्षा हो रही हो उसमें आपको कैसे यात्रा करना है? कीचड़ भरे रास्ते में कैसे पहाड़ियों से, जंगलों से गुजरना है? आपको विशेष ट्रेनिंग दी जाती है क्या शिक्षक शिक्षिकाओं को? और शिक्षक शिक्षिकाओं को जो सरकार या विभाग प्रत्येक मंथ उनको सैलरी मिल भी नहीं पाता है, और अन्य कर्मियों कर्मचारियों को प्रत्येक माह सैलरी भी मिलता है, और उन्हें सैलरी से अत्यधिक 2 गुना 3 गुना जो है ऊपरी आय भी है। एक थाना का दरोगा जितना सैलरी है उससे 3 गुना 4 गुना वो कमाता है। किसी भी सड़क पर वो खड़े हो जाएगा, 5-10 हजार रुपया लेकर के वो शाम तक वापस आ जाएगा अपने ऑफिस। सीओ ऑफिस, बीडीओ ऑफिस, कलेक्ट्रेट, कचहरी, सचिवालय एवं अन्य किसी भी कार्यालय में जो कार्यरत झाड़ू मारने वाला, चपरासी, फाइल इधर उधर करने वाला कर्मचारी, ऑपरेटर, अन्य अधिकारी का तो कहना ही नहीं है। उन सभी का रोजाना का एक छोटा से छोटा कर्मी का ही 500 से 1000 रुपया उनका ऊपरी आय है। किसी भी कार्यालय में झाड़ू पोछा करने वाला भी है, वो भी उस कार्यालय का दलाल होता है, उसको भी डेली 100-200-500 रुपए का ऊपरी आय हो जाता है। लेकिन विद्यालयों में कार्यरत चाहे वो शिक्षक हो या शिक्षकेतर कर्मी हो, कितनों का ऊपरी आय हो पाता हो? कितना हो पाता है? कुछ जगहों पर हाई स्कूल है, +2 स्कूल है, कॉलेजेज है, यूनिवर्सिटीज है, वहां पे कर्मचारी जो होते हैं वे मार्कशीट के नाम पर, सर्टिफिकेट के नाम पर, फॉर्म फिलअप करने के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, आईडी कार्ड के नाम पर, अन्य कई जगहों पर वे कुछ पैसे जो है अतिरिक्त विद्यार्थियों से वसूलते हैं। लेकिन कर्मचारी, शिक्षक शिक्षिकाएं कहां? कहीं भी, चाहे वह प्राथमिक विद्यालय हो, उच्च विद्यालय हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, कहीं भी शिक्षक शिक्षिकाओं के कहां कोई ऊपरी आय? साथ ही बहुत ऐसे प्राथमिक विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय तक कार्य करने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो अन्य कर्मियों को जो लाभ मिलता है, राज्य कर्मियों को जो लाभ मिलता है, वो सारे लाभ इन्हें नहीं प्राप्त होते हैं। बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनको ग्रेजुएटी का लाभ नहीं मिलता है, जिनको ग्रुप इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिलता है। आप पुराना पेंशन इनको बहाल नहीं कर रहे हैं, न्यू पेंशन जो है उसका नकदीकरण नहीं कर सकते हैं। कोई मोटा कार्य हो तो वो कर पाए उसको बेच करके। आप इनका सब परिवार मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, अन्य अलाउंसेज नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे छुट्टी आप इनका रद्द कर चुके हैं, तो सारे आप इनको लाभ दीजिए अन्य कर्मियों के भांति। साथ ही जो शिक्षक शिक्षिका हैं उनसे जितना शिक्षकेतर कार्य लिए जाते हैं, क्या अन्य कार्यालयों में या अन्य जगहों पर जो सरकारी कर्मी है, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, क्या उन्हें जिस प्रॉपर कार्य के लिए बहाल किया जाता है, क्या उससे इतर कोई कार्य लिए जाते हैं क्या उनसे? जबकि शिक्षक शिक्षिकाएं जनगणना इनको करना है,
चुनाव इनको करवाने हैं, मतगणना इनको करने हैं, स्वच्छता अभियान इनको चलाना है, स्वच्छता अभियान इनको चलाना है, शिक्षा के प्रति जागरूकता इनको फैलाना है, बोड़ा इनको गनवाना है, मुर्गा मुर्गी गाय भैंस बकरी एक गिनेंगे, खुले में शौचालय करने वाला का फोटो खींच करके ये भेजेंगे। कभी कभी सड़कों पर भी आप जो है गाड़ियां गिनने के लिए, गाड़ियां पकड़ने के लिए जो खड़े कर देते हैं। बहुत सारे शिक्षक हैं जिनको आप बीएलओ के तौर पर जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बहाल कर रखे हैं, चाहे पंचायती चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, पैक्स चुनाव हो, हर जगह इनको जो है अपने शिक्षा का कार्य छोड़ करके इन्हीं कार्यों में व्यस्त होना पड़ता है। उन शिक्षकों को ग्रामीणों का कई बार जो है झेलना पड़ता है, जूझना पड़ता है उनसे। किसी का नाम काट दिया, किसी का नाम हटा दिया, किसी का नाम गलत हो गया, झेलते रहो। किसी को आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड नहीं मिला, झेलते रहो। सरकारी शिक्षकों को गांव देहात के जो माता पिता होते हैं उनकी नासमझी का मार इनको झेलना पड़ता है, क्योंकि विभाग का दिशा निर्देश के अनुरूप शिक्षक शिक्षिकाओं प्रधानाध्यापकों को कार्य करना पड़ता है, जिसे गांव देहात के जो गार्जियन होते हैं, भावक होते हैं, उनको पता नहीं होता है कायदे कानून, और जा करके बरस पड़ते हैं शिक्षक शिक्षिकाओं और प्रधानाध्यापकों के ऊपर। नाम क्यों काट दिया बच्चा का, बच्चा फेल क्यों हो गया, पिछले वर्ष की उसी कक्षा में था, इस वर्ष भी इसी कक्षा में क्यों रह गया, क्यों इसको पोशाक नहीं मिला, क्यों इसको पुस्तक नहीं मिला, क्यों अन्य इसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। शिक्षक शिक्षिकाओं को विद्यालयों में जो है रोजाना उनको 300-500 बच्चों को भोजन देने हैं, उनको बैठा करके और 45 मिनट के अंदर सभी बच्चों को खिला देने हैं, थाली भी धुलवा देने हैं, थाली गिनने हैं, रखवाने हैं। उससे पहले भोजन का प्रबंध हेतु सारे सामग्री उनको इकट्ठा करना है, तेल, नमक, धनिया, मिर्चाई, सारे मसाले, आटा, चावल, साग सब्जी, कभी अंडा तो कभी केला तो कभी राजमा तो कभी कुछ और, कभी खिचड़ी तो कभी खीर। को किस दिन कौन सा भोजन बनेगा, उसके लिए कौन कौन से सामग्री लाए जाएंगे। और थोड़ा सा भी 19-20 हुआ तो बस बच्चों के अभिभावक आ जाएंगे विद्यालयों में डंडा लेकर के। ये सारे झेलने पड़ते हैं। किन कर्मियों को इतना झेलना पड़ता है? तो आप जैसे कुछ लोग जो सरकार के तलवे चाट रहे हैं और जो शिक्षक का सरकारी विद्यालयों का जो विरोधी हैं, उनके द्वारा जब ये सारे तुलनात्मक बातें कह करके शिक्षक शिक्षिकाओं को अपमानित करने, उन्हें ट्रोल करने का जब प्रयास किया जाता है, तो आपको इस वीडियो में बताए गए सच्चाई को भी अपने मन और मस्तिष्क से विचार करने चाहिए, उन पर गंभीरता से विचार करने चाहिए कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं कितने कष्ट झेलते हैं। पर मंथ उनको वेतन नहीं मिल पाता है। कभी राशन वाला राशन बंद कर देता है, सब्जी वाला सब्जी देना छोड़ देता है, दवा दुकान वाला दवा देना छोड़ देता है, खुद का वो इलाज कभी करा नहीं पाते हैं, खुद के बूढ़े माँ बाप का दवा नहीं दिला पाते हैं, खुद के बच्चों को ट्यूशन का फी नहीं भर पाते हैं। सर चारों तरफ से वे घिरते हैं और वो किसी प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। इतना है शिक्षिकाओं का कष्ट, शिक्षकों का कष्ट, प्रारंभ से झेलते आए हैं, अब तक झेल रहे हैं। सरकार किसी का भी बन जाए, कोई सुधार नहीं होने वाला है। और आप नियमित करने का प्रयास कर रहे हो, समयबद्ध करने का प्रयास कर रहे हो। आपको लग रहा है कि शिक्षक शिक्षिकाएं ही चोर हैं, उचक्के हैं, कामचोर हैं। अन्य कार्यालयों में जाकर के देखो, आप कोई भी एक छोटा से बड़ा कार्यालय में आप जाओ ना, आप ब्लॉक में जाओ, आप कलेक्ट्रेट में जाओ, आप कचहरी में जाओ, आप बीओ ऑफिस जाओ, बीओ ऑफिस जाओ, आप एसडीएम ऑफिस जाओ, डीएम ऑफिस जाओ, एसपी ऑफिस जाओ, किसी थाने में ही जाओ। क्या आप जिस समय जाते हैं, जिनसे आप मिलने जाते हैं, क्या वो उपलब्ध होते हैं उस समय? आप चाहे 10 बजे सुबह जाओ, 12 बजे दोपहर को जाओ, शाम में 3-4 बजे जाओ, मुलाकात ही नहीं होगा। कई दिनों तक आप घूमते रहे हो, चप्पल घिस जाएगा। उसके विरुद्ध आप क्यों नहीं आवाज उठाते हो? सभी की आवाजें सिर्फ शिक्षक शिक्षिकाओं के विरुद्ध में ही उठ रहे हैं, सरकारी विद्यालयों के विरुद्ध ही उठ रहे हैं। क्यों? वहां पे क्यों आपके मुंह बंद हो जाते हैं? तो सरकार का तलवे चाटना छोड़ दो और जो कमियां हैं उसे उजागर करो और सरकार पे दबाव बनाओ कि इन सारी कमियों को, क्यों आके सरकारी विद्यालय पानी में डूब रहा है, क्यों सरकारी विद्यालय तक पहुंचने के लिए जो है पक्के रास्ते अब तक नहीं बने, क्यों उन रास्तों में पुल पुलिया नहीं बना, क्यों विद्यालय के कैंपस में कीचड़ भर जा रहा है थोड़ा सा ही बारिश हो रहा है तो, क्यों शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रत्येक मंथ समय उनको वेतन नहीं दिया जाता है, क्यों अन्य कर्मियों कर्मचारियों की भांति इन्हें भी सारे लाभ नहीं मिल रहे हैं, क्यों पूरे शिक्षा व्यवस्था को आउटसोर्सिंग एजेंसियों के हाथों बेच दिया गया, आउटसोर्सिंग कर्मियों के हाथों जो है इनको बेच दिया गया, क्यों? इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तलवे चाटना छोड़ो, अब इन सारे गंभीर मुद्दों को उजागर करो और दबाव बनाओ कि इन सारे कमियों को दुरुस्त और दूर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।